हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही थी क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री। हमने और आपने अध्याय 3 बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, जिसके कहते हैं दिल्ली सुल्तान। उसके कल हमने क्वेश्चन आंसर भी किए थे, आपको याद होगा। आज अध्याय 4 चलते हैं, मुगल साम्राज्य। इसमें क्या है, चलो हम देखते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। ऐसा था कि जहाँ इतनी सारी संस्कृतियों में, बोलियों में, कामकाज में, सब में भिन्न भिन्न है, तो ऐसे स्थान पर शासन करना बड़ी ही कठिन कार्य होता था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप मतलब भारत पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनका कहने का मतलब है कि जो मुगल साम्राज्य था, उसने अपनी स्थापना की। उनका एक ऐसा शासन था, एक ऐसी कुछ चीज़ें थी जिससे हमारे आज के प्रधानमंत्री भी उसे हटा नहीं सके, और जो ब्रिटिश राज था उसने भी नहीं हटा पाया। इतना दृढ़ और निश्चय था इसका शासन। ये देखो दिल्ली का लाल किला। अब देखते हैं मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। मतलब माता की उनकी माता जी थी, तो मंगोल शासक के चंगेज खां के वंशज थे। और जो चंगेज खां कहाँ का शासक था, चीन और मध्य एशिया का राजकर्ता के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर लंग, जो भारत पर आया था, जो अभी करीना के बच्चे तैमूर के ऊपर बहुत बहस चली हुई, तो आपको तैमूर के बारे में बहुत अच्छे से पता ही होगा, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई। वंशज थे, मतलब दो तरह के वंशज, एक तो माता की तरफ से मंगोल के, और तैमूर पिता के तरफ से जो तुर्कियों के तैमूर खां के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनके इस वंशज पूर्व ने 1398 दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चित्र देखो यहाँ पर, इसका चित्र का वर्णन यहाँ पर देखो। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। 1702 या 12 मध्य में तैमूर और उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरान शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ा दादा, और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर मैं बोला जा रहा, आप अपने हिसाब से देखते जाना। तैमूर की बाईं ओर मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता, और तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे चौथे पर पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां, और उसकी दाईं ओर उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब है। इनका ये चित्र है, आप ध्यान से देख लियो, और जो मैंने बताया उसकी तरफ से पढ़ते जाना अच्छे से। क्या यह चित्र दिखाता है कि मुगल राजत्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार है रूप में? ऑफ कोर्स है। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करते, इसी चित्र की बोल रहे थे।
अया मुगल मुगल सेना अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 ने मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। जब वो राजगद्दी पर बैठा था उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमणों के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़ने पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध था उसको। काल का एक और मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान। देखो यहाँ ये चित्र बता रहे हैं कि मुगलों के युद्ध का वर्णन। आप इनको देखकर अच्छे से याद कर सकते हैं। अभियानों को दिखाया गया, इससे ध्यान से पढ़िए और क्या आप इस लंबे घटनाक्रम को कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करें कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे। मुगल और आयम जो अध्याय 7 में पढ़ेंगे, सिक्को अध्याय 8 और 10 में पढ़ेंगे, एवं मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करेंगे। सफाहिद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के आंधीगढ़ से दक्कन में युद्ध होगा? जैसे युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई, जो बाबर के समय काल लाई गई। सबसे पहले बाबर ने ही यूज की थी। अग्निशस्त्र के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावशाली ढंग से प्रारंभ किया था। हर चीज़ वो पढ़ा रहे हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और बिल्कुल नहीं छूट रही है। एक मुगल सम्राट की ये वो है प्रमुख अभियान और घटना। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर की चीज़ें चल रही हैं। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी उसके अफगान समर्थकों को हराया। इब्राहिम लोदी जो अफगान था। 1570 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल चित्ररथ स्थापित किया। अब हुमायूं 1530 से 40 पर 1555 से 56 तक उसका दोबारा शासन हुआ था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा और बाद में 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान हुमायूं ने सफाविद शाही की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसका कोई पूरा जीवन उसका एक संघर्षमय ही था। पूरा जीवन उसका संघर्ष में ही निकल गया। इसका एक था। अब अकबर 1556 से 1605 तक। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरव खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों को निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1589 और 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585-1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया गया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बाबर
बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब जहांगीर के उसमें सबके अपने अपने पढ़ देंगे, उनके क्या कारनामे थे क्या नहीं थे उसको देखते हैं। अब जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, आहूमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट जहांगीर कहलाया शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे, मतलब मारना चाह रही थी वो। अब शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुए। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसे बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 के अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारों को लेकर झगड़ा हो गया। उसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। मतलब शाहजहां को भी कर दिया। ऐसा था औरंगजेब 1658 से 1707 तक। 1663 में उत्तर पूर्वी में आयुम की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिक्कों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारी के मामले में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगल के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेना भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1658 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापा मार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध किया। औरंगजेब ने को उत्तर भारत में सिक्कों, जाटों, सतनमियों, उत्तर पूर्व में आयुम और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो गया। ऐसा इस औरंगजेब को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला शिवाजी ही था, जो मराठों के वो थे। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।